नलायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। इस वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेटा रूरल डेवलपमेंट। डन। ये पूरा का पूरा नोट बेटा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, जिसका सोर्स है एनसीईआरटी। मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ एक बात, 2019 से लेके अभी तक का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे इकोनॉमिक्स का, तो वो एनसीईआरटी से ही बन रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलो सर देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट बेटा ये चैप्टर है, लेकिन ये जो यूनिट है, यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अब मैंने आपको बोला ये जो है बेटा ये 20 मार्क्स का है आपके सिलेबस में। उसका ये जो यूनिट है ये 5 से 8 मार्क्स कवर करता है बेटा रूरल डेवलपमेंट आपके आईईडी के लिए। डन। देखते हैं सर आगे। अब ये आपसे क्या उम्मीद करते हैं, ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ना की इश्यूज पता होंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग के। ये किसके क्रेडिट और किसके मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? रूरल के क्रेडिट का और रूरल के मार्केटिंग का। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है ये क्या कर रहे हैं सर एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन। सर ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन बोले तो सर एक तो होता है वो काम जो मैं जमीन से जुड़ा हुआ काम करता हूँ, जैसे ग्रोइंग का, प्रोड्यूसिंग का, ये सब सर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एग्रीकल्चर को यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा लोग ना पोल्ट्री फार्मिंग का काम करने लगे हैं। सर पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा वो लोग ग्रेडिंग का काम करने लगे। ये सब भी ना काम किसान लोग ही करते हैं बेटा। तो वो भी इन्होंने बताया कि बताओ कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद बोला कोई अल्टरनेट फार्मिंग है क्या आपके पास? मैंने बोला हाँ, एक अल्टरनेट फार्मिंग का नाम क्या है बेटा? अल्टरनेट फार्मिंग का नाम क्या है सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या नाम बोला? ऑर्गेनिक फार्मिंग। डन सर। ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, ये 2 पार्ट में होगा चैप्टर। आज वाली क्लास में इसका आधा पार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा पार्ट होगा। मैं चाहता तो था कि मैराथन लेके खत्म कर दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम पार्ट आज इस वाले पार्ट में कवर कर दूं। देखते हैं सर। सबसे पहले सर मीनिंग बता दो कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सर रूरल का मतलब हो गया गांव, और गांव का क्या करना है हमें? डेवलपमेंट। अब इसका पूछा डेफिनेशन, अरे सर ये कोई बताने वाली बात है? गांव के डेवलपमेंट को रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, कहते हैं रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया दैट आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे रह गया है, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। इस विलेज इकोनॉमी में जो एरिया पीछे रह गया डेवलप होने से, उस एरिया के डेवलपमेंट को हम लोग रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। सर पक्का पक्का मुझे याद आ गया, एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले कह देंगे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसका काम है फोकस करना डेवलपमेंट को उन एरिया में जो एरिया पीछे रह गए हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। अब मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से मुझे याद करके दे दो। चले सर, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझने के लिए बता देता हूँ। उस बच्चे ने बहुत अच्छा बताया। रूरल डेवलपमेंट विलेज इकोनॉमी के उस एरिया पे फोकस करता है जो पीछे रह गया है डेवलपमेंट से। अब उस एरिया को हमें डेवलप करना है, वही कहलाया रूरल डेवलपमेंट। चलो सर बहुत बढ़िया, आ गया तो आगे चलते हैं सर। अगला, एरियाज विच आर चैलेंजिंग and need fresh initiative for development in rural area in India include। सिंपल सा क्वेश्चन, आप मुझे रूरल डेवलपमेंट के उन चैलेंजिंग एरियाज को बता दे जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है। सर 5 एरिया हैं। एरिया नंबर 1, आप क्या करो, सबसे पहले वहां के लोगों को डेवलप करो। सर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पहली चीज वहां के लोगों को डेवलप कर दो। दूसरा, लैंड में रिफॉर्म लाओ सर, क्योंकि वहां के लैंड में रिफॉर्म नहीं है। कुछ बड़े बड़े लोगों के हाथ में सारा का सारा लैंड आ गया तो वो लोग बदमाशी करते हैं। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। सर लोगों को पढ़ा दोगे, जमीन को भी बांट दोगे, लेकिन काम करने के लिए तो जॉब चाहिए होगा, तो इसीलिए वहां पे प्रोडक्टिव सेक्टर्स लगाओ। क्या बोला? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अगला, सर लेकिन आने जाने के लिए जैसे शहरों में आपके पास रोड्स होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करो। जब लोग जॉब करने लगेंगे वो चाहेंगे अपने बच्चों को अच्छा लिखाएं पढ़ाएं, तो सर स्कूल्स भी होने चाहिए। लास्ट सर, स्पेशल मेजरमेंट फॉर एलिवेशन ऑफ पोवर्टी। लेकिन सर इन सब का कारण है, इन सब का एक मेजर रीजन है पोवर्टी। आप सबसे पहले
पॉवर्टी को ठीक करो। अब सर मुझे वो 5 पॉइंट याद आ गए। पहला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगला लैंड रिफॉर्म, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लास्ट वन इज पॉवर्टी एलिवेशन। बोलो सर, पक्का पक्का याद? सर ये बड़ा आसान है याद करना, चैप्टर बहुत इजी है। सर थोड़ा सा अंदर की चीजें दिखा दो। देखो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? सबसे पहले इसमें क्या क्या आया? लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ। अगर ये सारी चीजें इंक्लूड कर दोगे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगा। क्या आएगा बेटा? सर मैं यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा हूँ ना सर। अच्छा, उसके बाद बोला लैंड रिफॉर्म, क्योंकि आपको इन्होंने लैंड रिफॉर्म चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, बस नाम लिख के छोड़ दिया। अगला सर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर। बेटा इसकी भी उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी बेटा, लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जब मैं आपको शीट दूंगा क्वेश्चन बैंक, उसमें बेटा इसका हल्का सा लिटरेचर है, यहाँ पे बस आपको हेडिंग याद करनी है। उसके बाद बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सर डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आई? पहला इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में आपने स्टार क्यों बनाया? बता रहा हूँ देखो, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड, फीडर रोड टू नियर बाई हाईवेज। आप कुछ ऐसा कर दो कि वो जो गांव है अगल बगल के हाईवेज से कनेक्ट हो जाए, चाहे रोड के थ्रू या फीडर रोड के थ्रू। फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। सर उसके तक ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी पहुंचना चाहिए। ऑब्वियसली ये कह रहा है विलेज के हिसाब से। बेटा मैं जब आपको रूरल डेवलपमेंट करा रहा हूं तो रूरल डेवलपमेंट किसका होया? विलेज का ही ना, बोला ना, विलेज इकोनॉमी। अभी सर मुझे पक्का पक्का समझ में आया। फीडर सर, जैसे फीडर बसेज होती है ना, जैसे इंटरकनेक्ट करती हैं, वैसे रोड भी दो हाईवेज को, दो रोड को कनेक्ट करने के लिए जो बनाई हुई है। डन, चलो सर। लास्ट सर स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इट इंक्लूड कौन कौन सी चीजें? bringing about significant improvement in the living condition of the weaker sections of the population and emphasizing access to productive employment opportunities। सर सिंपल था, पहला उनकी ना लिविंग कंडीशन को ठीक करना है, लेकिन लिविंग कंडीशन ठीक करने के लिए आपको देनी पड़ेगी उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी। सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपने आप पॉवर्टी एलिवेट हो जाएगी। पीपल इंगेज इन फार्म या नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ वेरियस मीन्स दैट हेल्प देम इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब एक किसान के पास इतनी जमीन है और उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करके वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको एजुकेट कर दोगे तो हो सकता है वो इसी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दे। सर ये एलिवेशन की स्कीम में आता है। अगला प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा बेटा, ये जो एग्रीकल्चर है ना, दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला होता है खारिफ सीजन, फिर होता है राबी सीजन। लेकिन ये जो किसान होते हैं ना बेटा, एक ही सीजन में काम करते हैं, दूसरा सीजन का वेस्ट जाता है। लेकिन अगर आप उनको क्रेडिट की फैसिलिटी दोगे तो बेचारा सोच पाएगा नॉन फार्म प्रोडक्टिव सेक्टर के बारे में, कुछ और भी करेगा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गरीबी खत्म होगी। लास्ट पॉइंट बेटा, अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस एंड होम्स एंड एडुकेशन। बोला सर आप एक तो उनको हेल्थ केयर दे दो और दूसरा सैनिटेशन की फैसिलिटी दे दो, लेकिन सर ये दोनों चीजें कहाँ कहाँ मिल जाए? जहाँ वो काम करता है वहाँ पे भी, घर में भी, और एडुकेशन मिल जाए। सर बड़ा आसान था, एक बार आप इसको देखो, आपको दिया मैंने 1 मिनट का टाइम। और सर बहुत बढ़िया बेटा, आप बच्चे एक्चुअली में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। आगे देखो सर, अगला देखना सर, इम्पैक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो ये रूरल डेवलपमेंट प्लान चला रही है, इसका कोई फायदा हुआ? बेटा एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट। बेटा इधर, मुझे इधर देखो ना, कैमरे में क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे इधर देखो, आओ सर देखो। ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी वाज ऑन डिक्लाइन। ये कह रहा है सर, मैं मान रहा हूं इस बात को कि एग्रीकल्चर से आने वाला कंट्रीब्यूशन जीडीपी में धीरे धीरे कम हो रहा है, बट द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चेंज। अब बेटा ऐसे समझो,
बेटा ये है मेरा जीडीपी। आपको पता है जीडीपी में 3 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। बेटा कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? बोलो ना सर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर पहले इससे 20% का आता था कंट्रीब्यूशन, 40 इसका और 40 इसका, तो अभी इसका ना 20 से कम होके हो गया है 10। सर कंट्रीब्यूशन कम हुआ, लेकिन बेटा पहले इसमें ना मान लेते हैं 10 करोड़ लोग इन्वॉल्व थे, आज भी 10 करोड़ लोग ही इन्वॉल्व हैं। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग तो उतने ही हैं पर ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सर इसका मतलब रूरल ठीक से डेवलप कर नहीं पा रहा है, ये यहाँ पे यही बात बोल रहा है। दोबारा देखो, ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ऑन डिक्लाइन, द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। ओ ठीक है। अगला, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स, अभी जो ये लोग इतने सारे रिफॉर्म लेके आए उसके बाद क्या हुआ? द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसलरेटेड, मतलब प्लान वाला जो मैंने प्लान किया था, टू अबाउट 3% पर एनम ड्यूरिंग द 1991-2012 विच वॉज लोअर देन द अर्लियर ईयर्स। सर जितना प्लान किया था उससे भी कम हो रहा है। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म, ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर जो मैंने प्लान किया था, जो कि था लगभग 3%, लेकिन इस टाइम जब मैंने किया था वो जो आ रहा है अर्लियर ईयर में, ये भी सर उससे भी कम हो रहा है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन उससे भी कम जा रहा है। सर और चीज दिखाओ। स्कॉलर को क्या लगता है कि सर इस डिक्लाइन की वजह क्या है? पहले आपने क्या बोला? डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन अभी भी उतनी है। फिर आप अगली बात में बोले सर जो प्लान किया था उससे भी नीचे जा रहा है। तो सर स्कॉलर्स पता है क्या कह रहे हैं? स्कॉलर कह रहे हैं इस डिक्लाइन की वजह क्या है? पहली वजह है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई थी ना 1991 में, वो इस सेक्टर में बहुत कम हुई। एग्रीकल्चर में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, सबने किस में किया? सेकेंडरी में, टर्शरी में। लोगों को फैक्ट्रीज लगानी है, लोगों को सर्विस सेक्टर लगाना है, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किसी को ध्यान नहीं देना। दूसरा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर गलती सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चरिस्ट के पास, किसानों के पास फैसिलिटीज कम है सर। तीसरा, लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर। सर यहाँ वाले जो लोग हैं ना, आपने बोला लोग जो हैं अभी भी उतने हैं बट उनका जीडीपी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये लोग कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि सर आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। चौथी बात, इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ईटीसी। सर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये कैजुअलाइजेशन क्या होता है। 2 तरीके की जॉब होती है, एक होती है सर रेगुलर जॉब, एक होती है कैजुअल जॉब। सर रेगुलर जॉब वो जहाँ पे आपको रेगुलरली काम मिलता रहता है, कैजुअल जॉब क्या होती है? आप कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो सर धीरे धीरे कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों का काम धीरे धीरे घट रहा है। और सर लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 2007-2012 एग्रीकल्चर आउटपुट हैज ग्रोन एट 3.2। लेकिन बेटा जो मैंने प्लान किया था कि 3% होना था, शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल अभी 2007-2012 के ईयर में ये 3.2 हुआ था। बोलो सर अच्छा है? सर बहुत बढ़िया है। एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आपको आ रहा है। आपको मैंने दिया 1 मिनट का टाइम, जल्दी से आप मुझे याद करके दे दो। बेटा हकीकत में आप लोग दिल खुश कर रहे हो, मैं एक बार इसका ब्रीफ दे देता हूँ दोबारा से। इम्पैक्ट रूरल डेवलपमेंट का क्या था? सर सबसे पहले जीडीपी डिक्लाइन पे है बट फिर भी इस पे काम करने वाले लोग आज भी उतने ही है। दूसरा, सर मैंने ना 1991 और 2012 के बीच में प्लान किया 3% का तो कम से कम ग्रोथ आए, कंट्रीब्यूशन आए, लेकिन बेटा ये पिछले के सालों से भी और कम था क्योंकि मुझे पता है कि डिक्लाइन में। स्कॉलर्स मानते हैं कि इस डिक्लाइनिंग की वजह है पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ना मिलना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी का ना होना, तीसरा सर अल्टरनेटिव जॉब की अपॉर्चुनिटीज ना होना, चौथा कैजुअलाइजेशन का होना। सर 2007-2012 के बीच में इन 5 सालों में इसमें ग्रोथ देखी गई, कितना? 3.2% का। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे देखो सर। अब आगे सर क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। सर ये क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? देखो सर मैं अगर किसान हूँ या कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस तभी करेगा ना जब आप उसको कैपिटल अवेलेबल करा दोगे। जब आप उसको कैपिटल अवेलेबल करा दोगे
अरे यही बात है ना, मैं ना अभी रिसेंटली एक मूवी देख के आया, मूवी का नाम था जवान। और जवान मूवी से मुझे पता चला कि किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए, वो मूवी है बेटा, मैं कोई अपना डेटा नहीं दे रहा, ना मैंने कहीं से डेटा निकाला है, मूवी में था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मूवी में बोला कि किसान को खेती करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर अगर वो बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसको इंटरेस्ट लगाती है 13%। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी मर्सिडीज परचेज करता है लोन लेके, तो उसको इंटरेस्ट का रेट कितना मिल रहा है? 8%। ये किस तरीके का सपोर्ट है भाई? ऐसे तो सर डूब जाएगा किसान। सर जो भी होता होगा, हमें क्या करना, हमें तो बस पढ़ना है। हम सवाल नहीं उठा सकते बेटा, हम सवाल नहीं उठा सकते बेटा। सवाल उठाते ही हम लोग क्या बन जाएंगे? ईमानदार। हम क्या बन जाएंगे? ईमानदार। हम ईमानदार नहीं बनना बेटा, हम बेईमान। ठीक, आई लव बेईमानी। आ जाओ सर। ये भी मेरे शब्द नहीं है बेटा, ये भी मेरे शब्द नहीं है। आओ सर आगे आते हैं सर। नीड, सॉरी, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। सर रूरल एरिया में एक्चुअली में क्रेडिट की जरूरत है बेटा, कैपिटल की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। सबसे पहले नीड ऑफ क्रेडिट क्यों है सर? देखना, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन। बेटा इन्फ्यूजन का मतलब होता है डालना, ऑफ कैपिटल। किसी भी बिजनेस के लिए उसका ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? कि आपने कितना कैपिटल डाला। ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हो किसान अच्छा प्रोड्यूस करे, तो सर आप उसको लोन दोगे, कैपिटल अवेलेबल कराओगे, तभी तो वो इनपुट्स खरीद के लाएगा, तभी तो आउटपुट जनरेट करेगा। सर ठीक बात है, दोबारा देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। समझ में आ गया सर? चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी है कैपिटल का होना, पहली बात। दूसरी बात, सर क्यों जरूरत है? अब समझना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या नाम है, एमसीक्यू में आई है। सर एज द टाइम गेस्टेशन। सर ये गेस्टेशन टाइम क्या होता है? सर किसान ने ना क्या किया, यहाँ पे सीड्स लगा दिए, लेकिन बेटा सीड से फ्रूट, वेजिटेबल या ग्रेन बनने में एक टाइम लगता है सर। सर हो सकता है वो 6 महीने हो, 4 महीने हो, 2 महीने में, जो भी लगता है टाइम लगता है। तो सर किसान वो कैपिटल लेके सीड्स खरीद के शोन कर देता है सर, उसके बाद वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना वेट करता है। सर ये वाला वेटिंग वाला पीरियड ही कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। डन। सर देखो दोबारा, एज द टाइम गेस्टेशन बिटवीन क्रॉप शोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग। सर उसको कैपिटल की जरूरत इसलिए भी है, सिर्फ शीट खरीदने के लिए नहीं, उसको 6 महीना अपना घर चलाना है। घर क्यों चलाना है? क्योंकि सर जो उसने अभी शो किया है, इसका प्रोडक्शन होगा, कटिंग होगी, तब बिकेगा, तभी तो आएगा पैसा। सर जब तक पैसा नहीं आएगा बेचारा करे क्या? फार्मर्स बोरो। अब सवाल है कि फार्मर बोरो क्यों करता है? फार्मर बोरो टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, इंप्लीमेंट्स के लिए, उसके अलावा एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस। सर इन 6 महीनों के बीच में उसके घर में अगर कोई शादी है, कोई डेथ है, कोई रिलीजियस सेरेमनीज है, सर दिवाली, दशहरा वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, इसीलिए क्रेडिट की जरूरत है। अब मुझे सर इसमें ना 3 बातें बहुत अच्छे से याद हो गई कि क्रेडिट की नीड क्यों है, मैं बता सकता हूँ बहुत आसान से। सर डिपेंड प्राइमरली, सर पहली बात वो लोग प्राइमरली कैपिटल पे डिपेंडेंट है। दूसरा सर गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। और तीसरा सर फार्मर को जरूरत है इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे शीट्स वगैरह के लिए, और इसके अलावा फैमिली के फंक्शंस के लिए, जैसे मैरिज हो गया, डेथ हो गया, रिलीजियस सेरेमनीज हो गया। बोलो सर हाथों हाथ ये याद हुआ? चलो सर हाथों हाथ याद हुआ तो आगे चलते हैं। लेकिन सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? सर ये तो 1991 की बात आप बता रहे हो, लेकिन सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, किसान की हालात कैसे थे? देख लो सर, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सर कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? उन्होंने ना उनको 1000 रुपए का कर्जा दिया, डन, बोला अगले महीने लौटा देना, नहीं तो 1000 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अरे बाप रे सर, ये पूरे साल में कितना हो जाता था? लिया था 1000 रुपए, बन गया सर वो 13,000 रुपए। ऐसा करते 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 वो आदमी जो कभी उधार लेके आता था, आज उसका मजदूर बन गया। क्यों? क्योंकि वो उसके पैसों को चुका नहीं पाया। अब वो तो मजदूर था, उसकी शादी हुई, शादी होते ही उसकी बीवी भी उसकी मजदूर होगी, क्योंकि कर्जा बढ़ गया। बच्चे हुए, बच्चे भी मजदूर। सर इसका मतलब ये जो मनी लेंडर्स थे, प्राइवेट मनी लेंडर, बेटा इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, मूवी का नाम था मदर इंडिया।
मदर इंडिया में एक लाला होता था बेटा, लाला। लाला उस औरत को बहुत परेशान करता था, उसका पति भी मर जाता है, फिर भी वो कहता नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसके बच्चे भी बदमाश निकल जाते हैं, जो भी होता होगा मूवी में। अंत में बेटा उस मदर इंडिया को गुस्सा आ जाता है, मदर इंडिया उस लाला को, आई मीन उस मनी लेंडर को या ट्रेडर को गोली मार देती है और पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन रियल लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है बेटा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में ये मनी लेंडर, ये ट्रेडर बहुत बदमाश किस्म के होते हैं बेटा। ये अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, बंदूक रखते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सही है सर। फार्मर एंड लैंडलेस लेबर बाय लेंडिंग देम ऑन हाई इंटरेस्ट रेट, ओ तरीके, एंड बाय मैनुपुलेटिंग द अकाउंट। सर हाई इंटरेस्ट तो देते हैं और मैनुपुलेट भी करते हैं। सर बेचारे अनपढ़ होते हैं। अभी तुमने बोला ना रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट, तुमने ही बोला, मैंने तो नहीं बोला। बेचारे अनपढ़ लेते थे 1000 रुपए, अंगूठा लगा देते थे 1 लाख रुपए पे, उनको थोड़ी ना दिख रहा है। और बाद में वही लोग पुलिस वालों को कहते देखो इसने मुझसे 1 लाख रुपए लिया है, पुलिस वाला अलग उससे मारता था। झूठ बोलता है बहन, जो भी है झूठ बोलता है, 1 लाख रुपए लेके 1000 रुपए बोलता है। समझ में आ गया सर? पक्का पक्का। तो सर मुझे समझ में आया कि इंडिपेंडेंस के टाइम तो उनकी हालात ठीक नहीं थे। आगे देखे सर। सर उसके बाद आया नबार्ड। नबार्ड ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम सब की दिक्कत दूर करूंगा। कौन है सर ये नबार्ड? सर ये नबार्ड कौन है पहले बताओ। सर ये कह रहा है नबार्ड एक बैंक है। सर चल के देखें जरा कौन है नबार्ड। अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969, क्योंकि मुझे पता है इंडिपेंडेंस के समय फार्मर्स की बहुत दिक्कतें चल रही थी बेटा। फिर आया नबार्ड। कब आया? 1969 में, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब हो गया गांव के लोगों को पैसा दिलवाना लोन पे। अब सर इसकी फुल फॉर्म देखना सर नबार्ड की। नेशनल बैंक, NA स्टैंड फॉर नेशनल, B स्टैंड फॉर बैंक, फॉर A एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कब सेटअप हुआ? 1982 में। लेकिन ये कौन था? एज एन एपेक्स बॉडी। क्या काम थी? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। सर नबार्ड कोई बैंक नहीं है जो लोन दे रहा, नहीं सर नहीं दे रहा बैंक। ये क्या है सर? एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट कर रही है क्या? एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। मतलब समझना, अगर एक गांव है बेटा, एक गांव है, ये देखो आपको गांव दिख रहा होगा। हाँ जी सर ये गांव दिख रहा है। गांव में अगर 4 बैंक है, ये चारों बैंक का क्या काम है? गांव के लोगों को लोन देना। लेकिन गांव के अगर लोग हैं तो उनको सस्ते में मिलना चाहिए बेटा। इनके बीच में मैंने बिठा दिया एक नबार्ड। नबार्ड का काम है वो इन चारों की फंक्शनिंग को देखेगा कि तुम लोग काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम इनको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो। अगर तुमको पैसा चाहिए इनको देने के लिए तो मैं पैसा तुमको दूंगा, फिर तुम इनको देना। मतलब नबार्ड डायरेक्टली पब्लिक को पैसा नहीं देती, नबार्ड देती है उस इंस्टीट्यूशंस को जो पब्लिक से डील करती है। बोलो समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। अब आगे देखो सर। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ सेटअप ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन नेमली। अब कौन कौन लोग हैं जो गांव में जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं? पहला कमर्शियल बैंक। सर जैसे ये ICICI बैंक है ना, जो भी क्या नाम है हमारे शहरों में होती है, ऐसे ही बेटा गांव के लिए भी अलग से बैंक खुले, कमर्शियल बैंक। अगला खुला सर रीजनल रूरल बैंक। सर ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ रूरल को डेडिकेट करते हैं। तीसरा कोऑपरेटिव्स। और चौथा सर लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए। ये कौन है सर? मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन जो गांव में क्रेडिट की फैसिलिटी को देख रहे हैं। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक। जरा एक बार देखो, किसके अंदर नहीं आएगी बेटा? अभी ऐसे समझो, इंडिया में बेटा सभी बैंकों का एक बैंक होता है, जो आपने मैक्रो में पढ़ा RBI होता है ना। ठीक वैसे ही गांव के सभी बैंकों का चैनल, गांव में जो भी लोग हैं जो गांव के लोगों को पैसा देते हैं, वो सब नबार्ड के अंदर आए बेटा। बोला ना सर अपेक्स बॉडी। जैसे RBI इज अपेक्स बॉडी, वैसे नबार्ड इज अपेक्स बॉडी। हाँ सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। बोलो सर समझ में आया? सर इनका क्या काम था? दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस का मतलब देना एडिक्वेट क्रेडिट, लेकिन किस पे? एट चीपर रेट।
नाबार्ड ये उम्मीद करता है इनसे कि ये लोग गांव के लोगों को जो रेट इंटरेस्ट का रेट देंगे वो सबसे कम देंगे। बोलो सर, समझ में आया? सर इन सब के अलावा एक और अच्छी चीज आई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इस बार की अमेंडमेंट भी है बेटा, अमेंडमेंट फॉर 2023-24 बेटा। देखना सर क्या है इंपॉर्टेंट। बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये कौन है सर? सेल्फ का मतलब खुद, हेल्प का मतलब मदद करना, और ऐसे ग्रुप मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। नहीं समझ में आया सर? समझना बेटा, पहले आप ऐसे समझो बेटा, ये एक गांव है, गांव में एक लेडीज है, लेडीज को कभी एक बार पैसों की जरूरत हुई तो लेडीज गई बैंक के पास, बैंक उस दिन बंद था। वो गई कोई बात नहीं मैं कल आ जाऊंगी, कल पता चला होली की छुट्टी है, उसने कहा कोई बात नहीं मैं परसों आ जाऊंगी, पता चला परसों दिवाली की छुट्टी थी। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं अगले दिन आ जाऊंगी, पता चला उस दिन ईद की छुट्टी थी। हो बेटा बेचारी का काम नहीं हो पाया, उस बेचारी का काम नहीं हो पाया। फिर उसने कहा कि ऐसे मेरी जैसी, मैडम 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 अभी डिस्टर्ब मत करो, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, इसीलिए इसने क्या किया, हमारे जैसे अपने जैसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना लिया। बोला कि आपके पास पैसा, आपके पास पैसा, आपके पास पैसा, ये जिसके पास पैसा है नहीं है, हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे एक जगह, जिसको भी जरूरत होगी वो उससे पैसा ले लेगा। सर इसका कहने का क्या मतलब है? हाँ सेंटर में पड़ा बेटा, बैंक भी तो यही काम करती है, बैंक जिनको भी पैसा डिपॉजिट करना उनका पैसा लेके जिसको लोन चाहिए उसको देती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक कंडीशन है, बोला कि हम मदद उसी की करेंगे जो हमारे ग्रुप में होगा, हम ग्रुप से बाहर वाले आदमी की कभी मदद नहीं करेंगे। बोलो सर समझ में आया? सर इस बार अमेंडमेंट भी है तो इसका मतलब ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से इसको देखते हैं बेटा, ये आज के दिन का लास्ट करते हैं। चलो सर देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ SHG, क्या मीनिंग है? द SHG प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। हर मेंबर से कहते हैं आप लोग हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए, इवन 10 रुपए भी कंट्रीब्यूट करो। उस कंट्रीब्यूशन से अगर किसी को जरूरत पड़ेगी स्मॉल प्रोपोर्शन, तो हम उसको वो पैसा उधार दे देंगे। आगे फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो पैसा जमा हुआ, क्रेडिट इज गिवन, उधार देंगे, टू द नीडी मेंबर, लेकिन किसको देंगे बेटा? मेंबर, मेंबर जो SHG का मेंबर होगा, टू बी रिपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और उसको हम कहेंगे तुम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में वापस कर देना एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। लेकिन जिस लोगों ने पैसा जमा किया था स्मॉल कंट्रीब्यूशन में उसका नुकसान ना हो जाए, इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि तुमने हमसे पैसा लिया है तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देना। चलो सर समझ में आया। अब सर सवाल, आखिर क्या दिक्कत पड़ी या क्या जरूरत पड़ी कि SHG बनाना पड़ा? जब सर आपके पास अच्छे खासे मनी लेंडर हैं, लाला टाइप, जो अपने पास बंदूक और बॉडी गार्ड रखते हैं, उससे क्यों नहीं ले रहे हो? जब आपके पास बैंक्स आ गए तब उससे क्यों नहीं ले रहे हो? तुमने अपना क्यों बनाया? सर लाला बदमाश थे, लाला बदमाश थे, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, वो मुझे छोड़ो मेरे आने वाले बच्चों को भी गुलाम बना लेते थे। लेकिन सर ये जो नाबार्ड आया, नाबार्ड के साथ बहुत सारे कोऑपरेटिव्स आए, रूरल बैंक आए, कमर्शियल बैंक आए, सर ये इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे ये बनाने की जरूरत पड़ी। देखते हैं सर ये क्या कहता है। देखो, दे हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप, कौन सा गैप फिल कर रहे थे? इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ये जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में गैप आया था उसको फिल कर रहे थे। बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट, मतलब नाबार्ड ने जो वो 4 चीजें खोली थी ना सर, वो 4 चीजें क्या क्या खोली? कमर्शियल बैंक, रीजनेबल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव और लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक। बेटा ये सब क्या थे? ये सब इनएडिक्वेट प्रूव हो रहे थे। इनएडिक्वेट, जरूरत तो सर मुझे 1 करोड़ की है, ये लोग लेके आए 5 लाख रुपए। आगे, बट हैज नॉट ओनली फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल रूरल सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। सर ये एडिक्वेट नहीं थे। पहली बात, अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूं, सर ये एडिक्वेट नहीं थे, एडिक्वेट नहीं थे। दूसरा, फॉर्मल चैनल रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ कोलेटरल। अब सर दूसरी दिक्कत, मैं गया इस रूरल बैंक के पास कि भैया मुझे उधार दे दो, तो कहते हैं कुछ गिरवी रखो। मैं कहा क्या पागल आदमी है, मेरे पास अगर गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो मैं तेरे पास थोड़ी आता, वो मैं गिरवी रख के किसी से भी पैसा ले लेता। ये देखो लिखा है, फॉर्मल चैनल रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ कोलेटरल एंड वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड, और गाँव के ज्यादातर लोगों के पास
कुछ भी गिरवी रखने के लिए था ही नहीं, हैड नथिंग टू लैंड एज अ सिक्योरिटी, इसीलिए कौन आ गया, एसएचजी। अब एसएचजी देखो कैसे काम करता है। मान लेते हैं ये एक पूरा गांव है, हम सब बच्चे और टीचर एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, कहाँ ही भागेगा, ढूंढ के निकाल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 17 सेक्टर के नाले में छुप जाएगा, यहीं तो छुपेगा, ढूंढ लेंगे, हमें पता चल गया ना सर। लेकिन बैंकों को दिक्कत होती थी, बैंक जानता नहीं था, तो सर बैंक की अपनी चीज थी, कंडीशन थी। अब हम एसएचजी से इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। अब सर देखते हैं क्या सही में एसएचजी आज की डेट में हिट है या फ्लॉप है, देखते हैं। करंट स्टेटस ऑफ एसएचजी बाय मई 2019, नियरली 6 करोड़ वुमन, ओ तेरी के, इन इंडिया हैव बिकम मेंबर। 6 करोड़ से ज्यादा औरतें, कुल 54 लाख एसएचजी बन चुकी है, उसकी मेंबर है। मतलब इंडिया में टोटल 54 लाख एसएचजीज बन चुके हैं। बाप रे, इतनी छोटी सी मुहिम आज इतनी बड़ी हो गई है। और उसके मेंबर कितने हो गए बेटा, 6 करोड़। ये बेटा इस बार की अमेंडमेंट है, याद कर लेना। आगे, अबाउट 10,000 से लेके 15,000 हर एसएचजी और अनदर 2.5 लाख पर एसएचजी as a community investment support fund are provided as a part of renovating fund to take up self employment for income generation। सर इतना तो कंट्रीब्यूशन आ गया है कि अब यहाँ पे एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होने लगा है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए पैसों की तो जरूरत होती है। अब ये एसएचजीज इतने बड़े हो गए हैं, ये कहते हैं जिसको भी सेल्फ क्या नाम है बिजनेस करना है, आप हमसे पैसा लेके जाओ। अगला, सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्ड एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। लेकिन बेटा हमने देखा इसकी लिमिट कितनी थी, 2.5 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना था, 10,000 से 15,000, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। क्या 2.5 लाख में कोई धंधा शुरू होता है, लेकिन बेटा गांव में छोटा धंधा करने के लिए तो 2.5 लाख रुपए बहुत सफिशिएंट है। लास्ट बेटा, एसएचजीज हैव हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। लेकिन मुझे पता है कि इस एसएचजीज में ज्यादातर वुमेन्स होती है और कहीं तो वुमेन्स ही होती है, तो एक तरीके से वुमन एम्पावरमेंट भी हो रहा है बेटा। इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए 2023-24 के एग्जाम के लिए भी एसएचजीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप इसको प्लीज देख लेना। चलो सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।